यस सर। एजाज आपकी क्या है ईमेल? सर मैंने आपको सेंड की थी कल। अच्छा चलें ठीक है, मैं देख लेता हूँ, आप बता दें फिर भी। आपने मैसेज भी किया था ओके का। यार अभी बता दें ना क्या आप। मैं रीसेंड कर देता हूँ आपको। व्हाट्सएप पे? जी सर। हाँ कर दें कर दें कर दें। जुनेद प्रेजेंट लगा रहा है यहाँ इनबॉक्स में और आपको जवाब नहीं दे रहा। हाँ नहीं, जवाब इसलिए नहीं दे रहा, लेट आया ना। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। एक ये मिनट तो जरा। एजाज BIT 19 डॉट 220, यही है ना जी आपकी यस सर। .com? ठीक हो गया। ये देखें एजाज, हो गई है जी। ये मैंने सेंड किए, हो गई है सेंड। आपको आ गई है, चेक कर लें ताकि फिर नेक्स्ट इसको शामिल कर लूंगा। एजाज आ गई आपको? नो सर अभी नहीं है। अच्छा यहाँ से यार चली गई मेरा ख्याल है। एनीवेज हम शुरू करते हैं जी क्लास। बेशक जुनेद लेट आए या उसका इतना वेट तो नहीं कर सकते हम, क्लास लेट करते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो जैसे ही लिंक आया मैंने 2 मिनट बाद तकरीबन कर दिया ज्वाइन। नहीं 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 नहीं, इस तरह नहीं करें आप। बल्कि वो बोल इसलिए जरा सर वो डिस्टर्बेंस ही थोड़ी सी इसकी नहीं होता बोल रहा है। चलें अब ठीक है ना बात आप। अच्छा जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हम बात शुरू करते हैं। और आज हम बात शुरू करते हैं कि हमने कहा था हम शुरू करेंगे व्हाट इज इंजीनियरिंग से बात हमने शुरू करनी थी। हमारे पास रॉजर प्रेसमैन की, अच्छा मैंने ना सेंड की है आपको, रॉजर प्रेसमैन की बुक भी सेंड की है। और सर ये 7th एडिशन आपने 8th एडिशन कहा था ना? हाँ 8th एडिशन अगर आप मिल गए तो वो अच्छी बात है। आपको बच्चों को बता रहे थे डाउनलोड हो गया वो भी। हाँ मिल सर गया हो सर। गया वो भी डाउनलोड। वो भी फ्री ऑफ कास्ट, पता नहीं हुआ, ठीक है अच्छी बात। वो हो गया तो वो ज्यादा अच्छा। मेरे पास ये पड़ा था तो इसलिए मैंने आपको ये सेंड कर दी। ठीक हो गया ना। ओके अगर थैंक्स आप सर। वो अवेलेबल हो तो वो भी ठीक है ना, अच्छी बात। अच्छा जी हम बात शुरू करते हैं। बेटा आज का हमारा टॉपिक था व्हाट इज सॉफ्टवेयर, व्हाट इज इंजीनियरिंग एंड व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसको हम थोड़ा सा हमने कॉन्सेप्ट बनाना है, ठीक है। ये बुक वैसे 7th मैंने सेंड कर दी है CR को। अगर इसके पास पुत्र 8 है तो 8 आप सारे दोस्तों को सेंड कर दें ताकि सारे सबके पास आ जाए ये बुक। कर दी हुई है सर। अच्छा दूसरा ये कि इसके अलावा मैंने ना फ़खर लोधी साहब हमारे उस्ताद हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अथॉरिटी हैं पाकिस्तान में। उनके हैंड आउट्स हैं, उन्होंने लेक्चर्स दिए थे कुछ इन्होंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी में। उनके मैंने हैंड आउट्स जो है वो भी सेंड किए हैं आपको, वो भी ठीक है। शेयर मिल कर। गया सर। हाँ वो हैंड आउट्स जो है वो जरूर पढ़िएगा। वो भी बेसिकली इसी बुक को एज ए टेक्स्ट बुक के तौर पे लेके चलते हैं।
और प्लस उसमें ज़रा जब अगर मैं नोट्स लिखूंगा या वो टीचर लिखेगा तो उसने ज़रा थोड़ा सा ना इरेलेवेंट चीज़ें निकाल देनी होती हैं, बुक्स वाली चीज़ें रेलेवेंट और कुछ अपने अल्फाज डाल के आसान बना देते हैं उनको। तो ये भी समझिए एक बुक है हमारे लिए, टेक्स्ट बुक के तौर पे। ज़रा वो सारा तो नहीं हम कवर करेंगे, तो जिस तरह मैंने पहले आपको बताया था, जिस तरह इस बुक का कुछ पार्ट हमारे कोर्स में है, इसी तरह उस ओवरऑल पूरा जो उनका पैकेज है नोट्स का, उसमें से कुछ चीज़ें जो हम डिस्कस करेंगे वो आप वहाँ से देख सकते हैं, प्लस नेट से देख सकते हैं। ठीक है, तो बात शुरू करते हैं जी आज। व्हाट इज सॉफ्टवेयर, ये मैंने शेयर किया है, कह लें आप। हाँ जी, यहाँ पे आ जाते हैं हम। व्हाट इज सॉफ्टवेयर डिफाइन किया होगा इस बुक में उन्होंने, वहां से हम बात शुरू करते हैं। अजी मैंने आपसे कहा था पढ़िएगा सॉफ्टवेयर क्या होता है, कोई पढ़ा किसी ने? यस सर, पढ़ा है। अच्छा जी, कोई बताए सॉफ्टवेयर क्या होता है? बस सॉफ्टवेयर हदायत और इंफॉर्मेशन का मजमू होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि तुम्हें काम किस तरह करना है। शाबाश, ये कौन सा बोल रहे हैं? अनीक अहमद। अनीक अहमद बोल रहे हैं जी। वो कह रहे हैं मजमू होता है इंस्ट्रक्शंस का, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कह रहे हैं। जी जी। ठीक हो, यहाँ तक तो बात हमें पहले भी पता है। हाँ और जी। आपने जो बात की है बिल्कुल ठीक की है, इस पे कोई इनकार नहीं है, इसी को टॉपिक कहा जाता है। हम थोड़ा सा इसमें एडिशन करेंगे, और ये प्रेसमैन ने बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट दिया है स्पेशली सॉफ्ट इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हाउ वी कैन डिफाइन सॉफ्टवेयर। तो इसको अगर आप देखें, मोहम्मद अली नहीं आया आज? सर आई एम इन क्लास। अच्छा चलो ठीक हो गया, आपकी आवाज नहीं आई ना, इसलिए आज मैं परेशान हो गया। अच्छा देखें जरा, अब आपने जरा गौर से बात सुननी है और समझनी है और फिर एक्सप्लोर करनी है, डाइजेस्ट भी करनी है। वो कहता है कि प्रेसमैन ये कह रहा है कि सॉफ्टवेयर जो है ये तीन चीजें होंगी इसमें। एक तो इंस्ट्रक्शन जिनको आप कंप्यूटर प्रोग्राम्स कहते हैं, या जिसको अनीक ने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहा, या मैं हम कोड कह सकते हैं, कोड लिखते हैं आप, सोर्स कोड। ठीक हो गया, एक तो वो चीज हो गई। दूसरी चीज ये कहता है कि इसमें हम इग्नोर कर देते हैं इस बात को कि वो डाटा भी सॉफ्टवेयर है, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो सॉफ्टवेयर है। फॉर एग्जांपल डाटा से मुराद क्या ले रहा है, तो हम कहते हैं स्टूडेंट के वाले से अगर देखें तो स्टूडेंट का नाम, नेम मोहम्मद अली आ गया, ठीक है, रोल नंबर 007 आ गया, तो सीजीपी आ गया इसका 2.9 आ गया। तो ये 2.9 मोहम्मद अली, ये थर्ड सेमेस्टर, और ये डाटा है ना जो हम, ये जो डाटा है ये इटसेल्फ सॉफ्टवेयर है जिनके ऊपर हमारा कोड रन करता है। ठीक हो गया अनिक साहब? जी सर, ठीक हो गया। ठीक हो गया। जी जी। हाँ, ठीक हो कोई गया। एक बंदा, एजाज आप ऑन कर लेना अपना माइक। प्लस डाटा जो है वो जो मैनेज होगा उसी तरह से होगा, डाटा स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में मैनेज होगा आपके सिस्टम में। अगर हम क्लास बनाते हैं तो बेसिकली क्या, हम एक डाटा स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, उसमें हम कहते हैं इसमें रोल नंबर आ गया, उसमें नाम आ गया, उसमें कह लें आप सेमेस्टर आ गया, उसमें सीजीपी आ गया। तो क्लास ओवरऑल क्या बन जाती है, एक डाटा, जो उसका ऑब्जेक्ट बनेगा उस डाटा, उसके डाटे को रिप्रेजेंट करेगा मेमोरी में। ठीक हो गया ना? यस सर। अच्छा, तो कहता है कि ना सिर्फ वो इंस्ट्रक्शंस हैं, बल्कि वो डाटा इटसेल्फ भी है सॉफ्टवेयर, जिसने डाटा स्ट्रक्चर्स में मेंटेन होना है, मैनेज होना है, या वो कहता है मैनिपुलेट भी होता है, जरा चेंज होता है ना, आप चेंज करते हैं, सेमेस्टर पहले 1 था फिर आपका 2 हो गया, तो वो वाले आपके जो कोड हैं वो वही इसको मैनिपुलेट करते हैं स्टैटिक। ठीक है, और ये यहाँ तक बात नहीं रुकती, यहाँ तक डाइजेस्ट करना भी आपके लिए आसान होती है। ये थर्ड चीज कहता है ना, इसके लिए लिख लें आप, ह्यूज डॉक्यूमेंटेशन। ये क्या चीज आ गई, डॉक्यूमेंटेशन भी कभी सॉफ्टवेयर का पार्ट हो सकती है? तो आंसर यस, यस है। ओके सर। ये कहां से आई डॉक्यूमेंटेशन, इसको थोड़ा सा समझना आपने।
बेटा जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना, याद रखना जब हम इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो हमेशा कहेंगे सॉफ्टवेयर डेवलप होता है। क्या होता है? ना कहना है मैन्युफैक्चर होता है, ना ही कहना है कंस्ट्रक्ट होता है, हम कहेंगे डेवलप होता है। अब यहाँ ये एक बाकायदा क्वेश्चन उठा सकते हैं, व्हाट इज मेंट बाय सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, इस पे एक पैराग्राफ लिख सकते हैं आप लिखना है, ये आपकी असाइनमेंट। पहला तो क्वेश्चन था व्हाट इज सॉफ्टवेयर, फिर दूसरा क्वेश्चन आ गया व्हाट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये आपने अब करना है, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको। ये डेवलपमेंट है, ये डेवलप करने से मुराद क्या है कि एक पहला काम होता है कि जाके अगर आपसे कहा जाए ना कि बी बैंक के लिए एप्लीकेशन डेवलप करो, तो बेटा आप जाके समझते हैं उसको पहले सिस्टम को। इसमें पूरे 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 कोर्स में ये बातें होती रहेंगी, लेकिन ओवरऑल मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया देता हूँ कि सबसे पहले हम कहते हैं वो फेज कहलाता है एनालिसिस। डेवलपमेंट में एनालिसिस करते हैं। जी मेरा बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा, डेवलपमेंट से मुराद होगी कि सबसे पहले हम एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस से मुराद है कि जाके सिस्टम को समझते हैं। इट विल टेक टाइम, ये टाइम लेगा एनालिसिस का फेज पर। ठीक है, उसमें डॉक्यूमेंटेशन बनती है फिर। अच्छा, फिर उसको डिजाइन डेवलपमेंट में चले जाते हैं। जब समझ जाते हैं 2 3 4 5 माह लगा के फिर डिजाइन में जाते हैं कि अब वो जो समझा है वो कैसे हम इसको सोल्यूशन दे सकते हैं उसका। उसके लिए फिर आप सोचते हैं, फिर एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं, तो डायग्राम्स टूल इस्तेमाल होते हैं। यहाँ भी एनालिसिस समझने के हवाले से मुख्तलिफ टूल्स इस्तेमाल होते हैं। दूसरा वाला फेज कहलाता है डिजाइन फेज, इसमें भी टाइम लगता है। ये दोनों फेज मिल के याद रखना मोहम्मद अली ने पहले दिन कह रहा हूँ कि ओवरऑल जो प्रोजेक्ट का टाइम होता है उसका 70% टाइम ये कंज्यूम करते हैं। अगर 10 माह का आपका प्रोजेक्ट है तो 7 माह इन दोनों कामों पे लग जाते हैं। और इन दोनों में, और अगर 1 लाख रुपया कास्ट है तो 70,000 कास्ट जो है इन 2 फेजेस पे आती है। ये कम से कम टाइम है, बढ़ सकता है, कम से कम कास्ट है जो बढ़ सकती है इन 2 फेजेस की। और बाकी 30% जो टाइम है ये कास्ट है, उसमें कोडिंग, यानी कि इसके बाद फिर कोडिंग होती है जिसको हम इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। कोडिंग के बाद फिर टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग के बाद फिर डिप्लॉयमेंट होती है। तो डिप्लॉयमेंट से मुराद होती है कि तैयार हो गया आपका सॉफ्टवेयर और बाकायदा आपने उस ऑर्गेनाइजेशन में जाकर उसको डिप्लॉय करना है, इंस्टॉलेशन करनी है, इवन यहाँ तक कि उन लोगों की ट्रेनिंग करवानी है और रनिंग फॉर्म में उनके हैंड ओवर करना है। वो टाइम मिला के मैं कह रहा हूँ सारा कोडिंग प्लस टेस्टिंग प्लस डिप्लॉयमेंट, ये तीनों मिलके 30% टाइम और 30% कास्ट आती है इसकी। और एंड पे फिर ना खत्म होने वाला टाइम शुरू होता है जब तक सॉफ्टवेयर को उठा के बाहर नहीं फेंक देते ऑर्गेनाइजेशन वाले, उसे कहते हैं मेंटेनेंस। मेंटेनेंस भी डेवलपमेंट में आती है। तो फिर कितनी ये फेजेस आ गई डेवलपमेंट की, तो काउंट कर सकते हैं। नंबर 1 एनालिसिस, नंबर 2 डिजाइन, नंबर 3 इम्प्लीमेंटेशन जिसको कोडिंग कहते हैं आप, नंबर 4 टेस्टिंग, नंबर 5 डिप्लॉयमेंट, नंबर 6 मेंटेनेंस। ठीक हो गया? ये ओवरऑल मैंने आपको बात बताई। दिस इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब आपने इन लाइंस में देखना है, हो सकता है किसी ने इसकी फेजेस 6 की बजाय 9 कर दी हो, इन्हीं को डिवाइड कर दी हो 2-3 हिस्सों में। हो सकता है किसी ने इनको मिला के 5 कर दी हो, कम कर दिया, 2 को मिला के कम कर दिया, लेकिन ओवरऑल ये 6 काम जो फेजेस में डिवाइड किए जा सकते हैं डेवलपमेंट में। तो ये सारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। लेट मी फिनिश फर्स्ट। तो बेटा इसमें जो एनालिसिस वाला पोर्शन है, तो मैं इसकी 1 वर्ड डेफिनेशन देता हूं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम। सिस्टम को जाके समझना, ठीक है। और डिजाइन को मैं 1 वर्ड डेफिनेशन देता हूं, कंसेप्चुअल सॉल्यूशन, यानी कि जो आपने समझा है, फाइनल किया है कि सिस्टम क्या है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन, कंसेप्चुअल सॉल्यूशन, यानी कि पेपर पर सॉल्यूशन देना। फॉर एग्जांपल घर का अगर बनाते हैं तो उस केस में उसका आर्किटेक्चर जो मैप बन जाता है वो कंसेप्चुअल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो मैं यहां तक कह रहा हूं 70% कास्ट और 70% टाइम आपका कंज्यूम हो जाता है। छोटी बहन कोई क्वेश्चन कर रही है, पूछ ले। नहीं सर, क्वेश्चन नहीं कर रही थी, वो बस का मैसेज आ रहा है वेटिंग पे, उनको काइंडली ऐड दें। जो गर्ल्स अभी तक वेटिंग में है ना,
जो जी सर। मतलब लेट हो गई हैं उनको हम ऐड नहीं कर सकते, ठीक है? ओके सर। ओके सर। वैसे मैंने कर दिया। सर अभी आपने एनालाइजिंग और डिजाइनिंग की सर वन लाइन डेफिनेशन बताएंगे, जरा सर काइंडली रिपीट करते हैं। एनालिसिस कहते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम। डेफिनेशन नहीं है, ये पूरा कॉन्सेप्ट है इसका। इनके इसमें जो भी काम करेंगे उसका मकसद क्या होगा? फाइन सर, फाइन। उसका सर मकसद क्या होगा? उस सारे सिस्टम को अंडरस्टैंड करना कि वो क्या हो रहा है। जब तक पुत्र आप ठीक तरह से अंडरस्टैंड नहीं करते, आप उसका सोल्यूशन नहीं दे पाते ना। यस सर, जब तक हम पता ही नहीं होगा हम करना क्या है तो फिर हम कैसे करेंगे। शाबाश। वो कैसे के लिए पहले क्या का होना जरूरी है ना, और वो जो कैसे है उसको डिजाइन को कैसे भी कहते हैं, ठीक है? और एनालिसिस को क्या भी कहते हैं, व्हाट। एनालिसिस को हाउ भी कहते हैं, ये भी वन वर्ड डेफिनेशन है इसकी। तो मैंने सर इसका इन नाम सब स्टेप्स के मैंने इसका बेटा नाम रखा है कंसेप्चुअल सॉल्यूशन डिजाइन का, ठीक है? ठीक हो गया ना? यस सर। अच्छा, इसी पे बात आगे करते हैं। एक मिनट जरा बात सुननी है आपने। एक डॉक्टर है ना, उसके पास जाते हैं आप दवाई लेने के लिए, प्रॉब्लम हो गई तो आपको वो चेक करता है कि यार इन्हों की मसला क्या है। थोड़ा ना पूछ के पेट कुछ की हो गया, ये हो गया, तो वो दवाई तो नहीं लिखेगा, तो कीम भी कर लेंगे इस तरह। डॉक्टर को क्या करना चाहिए? उसको बकायदा कोई टेस्ट लेने चाहिए, कोई साइंटिफिक टूल, थर्मामीटर है वो इस्तेमाल करना चाहिए, उसे बकायदा वो स्टेथोस्कोप है वो इस्तेमाल, बीपी प्रेटस है, एक्सरे है, और टेस्ट हैं, डिफरेंट टेस्ट। यानी कि ये सारे प्रोसेस जो टूल इस्तेमाल करता है, किस लिए इस्तेमाल करता है वो? सीटी स्कैन, ट्रीटमेंट करने तशखीस करने के लिए। हाँ, एनालिसिस करता है, वो अंडरस्टैंड करता है कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक हो गया ना? यस सर। और अगर वो ये टूल इस्तेमाल, ये जो टूल है ये साइंटिफिक टूल है, बात जरा ध्यान में रखनी है, ठीक है? और ये टूल इस्तेमाल करके सही तरह पहुंच जाए कि प्रॉब्लम क्या है मोहम्मद अली को, तो फिर डॉक्टर क्या करेगा? फिर उसका सोल्यूशन लिखेगा। वो सोल्यूशन क्या होता है? डिजाइन। जो दवाई लिखता है वो कंसेप्चुअल सोल्यूशन है, ये चीजें खा लो। यस सर। ठीक हो गया ना? अच्छा, अब अगर वो गलत नतीजे पे पहुंचा है, पहले एनालिसिस ही गलत किया है उसने, तो उसकी 100 दवाइयां देता रहे तो वो 20 को आराम तो नहीं आएगा। में रखनी एग्जाम्पल आप। यस सर। ठीक है ना? यानी कि उसका सही तरह सही तशखीस करना, यानी कि अंडरस्टैंड करना जरूरी है। उसमें प्रॉब्लम होगी तो सारे मामला आगे गलत हो जाएंगे। अच्छा, अब जो टूल इस्तेमाल करता है वो साइंटिफिक टूल है। सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में भी इस तरह बेटा एनालिसिस करने के लिए जब आप जाएंगे तो ये नहीं इंटरव्यू करके आ जाएंगे, सिस्टम को देख के आ जाएंगे, वो कीमो वाला काम हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन ये है कि क्या सिस्टम को समझने के लिए, जिस सिस्टम में आप जाते हैं आपके लिए नया सिस्टम होता है, आप आईटी के लोग होते हैं, आप बैंकिंग के लोग नहीं हैं। आज 2 साल लगा के आपने बैंकिंग का सॉफ्टवेयर बनाया, फिर वो खत्म हो गया तो नेक्स्ट आपको कोई, फॉर एग्जांपल वो शौकत खान वाले कहें कि हमने केमोथेरेपी करनी है, ये हमारा पावर प्लांट है, ये प्लांट है हमारा जो रेडिएशन देता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए सॉफ्टवेयर बना दो, तो फिर आपने पूरा साल लगा के उसका सॉफ्टवेयर बना के दिया उसे। हर दफा आपके लिए नया प्रॉब्लम होता है। तो क्वेश्चन ये है कि जब हर प्रॉब्लम आपने सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपने क्या करना है? उसका एनालिसिस करना है। तो एनालिसिस आप जाके देख के सिस्टम को समझते हैं? नहीं, आप उसके लिए कुछ साइंटिफिक टूल इस्तेमाल करते हैं जिसका डॉक्टर इस्तेमाल करता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये साइंटिफिक टूल्स आपको कहाँ से मिलेंगे? तो उसके लिए कंप्यूटर साइंस आपको वो टूल्स देगी, मेथड देगी, प्रोसीजर देगी एनालिसिस के लिए, वो अप्लाई करेंगे, वो आपने सीखने हैं। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पार्ट है, वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पार्ट है, ठीक है? वो टूल्स देने कंप्यूटर साइंस देगी, कैसे इस्तेमाल करने हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिखाएगी आपको। इस तरह जब आप एक दफा समझ जाते हैं तो फिर आप डिजाइन की तरफ चले जाते हैं। अब अगेन मुख्तलिफ डायग्राम्स बना के आप उसका सोल्यूशन देते हैं पेपर के ऊपर, और वो टूल्स भी इस्तेमाल करते हैं आप कंप्यूटर साइंस के, वो भी कंप्यूटर साइंस आपको प्रोवाइड करती है। उसको लर्न करना ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पार्ट है आपका, ठीक है ना? यस सर। इसी तरह जब ये कर लेते हैं तो फिर उसके बाद
उसको बकायदा किसी टूल को इस्तेमाल करके या ज्यादा टूल को इस्तेमाल करके आप इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो जो इम्प्लीमेंट कोडिंग कर रहे होते हैं तो वो भी टूल्स प्रोवाइड करती है, वो भी कौन करती है? ये कंप्यूटर साइंस आपको प्रोवाइड करती है। सिमिलरली जब वो हो जाता है कोड तो फिर टेस्टिंग के लिए टूल्स हैं मुख्तलिफ, वो भी कंप्यूटर साइंस ने दिए हैं आपको, वो अप्लाई करते हैं आप। लेकिन हर जगह पे आप कंप्यूटर साइंस का नॉलेज या टूल्स, वही बात है ना, मेथड्स या प्रोसीजर अप्लाई कर रहे होते हैं। फिर अगर आप डिप्लॉय करते हैं तो अगेन वो प्रोटोकॉल अप्लाई कर रहे होते हैं कंप्यूटर साइंस ने जो दिए हैं। ठीक है, यस सर। ये जो फेजेस होते हैं इसमें डॉक्यूमेंटेशन बनती है। बेशक वो हार्ड फॉर्म में बना लें, आप प्रिंट ले लें, बेशक सॉफ्ट फॉर्म में रख लें आप। ठीक हो गया ना? यस वो सर। यस फ्यू सर। किस्म की डॉक्यूमेंटेशन बनती है जिनके बगैर सॉफ्टवेयर बड़ा डेवलप नहीं हो सकता। उसको लिखा है उसने, प्रेस में लिखा था डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन इन बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट फॉर्म, वर्चुअल फॉर्म्स that describes the operation and use of the program. Even यहाँ जब मैंने कहा था डिप्लॉयमेंट में आप बकायदा यूजर मैनुअल बनाते हैं, हाउ टू यूज दिस सॉफ्टवेयर। ट्रेनिंग जो होती है उन्हीं मैनुअल्स पे होती है, आप करवा के आते हैं उनको, डिप्लॉयमेंट का पार्ट है ये, यानी कि ये भी फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पार्ट है ये। ठीक हो गया ना? तो अब मैं अगर मुख्तसर कह दूं कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर, तो आप कह सकते हैं कि ये कंप्यूटर प्रोग्राम्स होगा, नंबर 1, नंबर 2 डाटा होगा, नंबर 3 ह्यूज किस्म की डॉक्यूमेंटेशन होगी। अब अपने अल्फाज में आप लिख सकते हैं सॉफ्टवेयर को। मैं डिफाइन करूं तो मैं पुत्र सिर्फ लिखूंगा नंबर 1 कंप्यूटर प्रोग्राम्स, नंबर 2 डाटा, नंबर 3 डॉक्यूमेंटेशन। अगर मुझसे कोई पूछे तो फिर मैं बताऊंगा कि प्रोग्राम से मेरी मुराद क्या है, डाटा से मेरी मुराद क्या है, और डॉक्यूमेंटेशन से मेरी मुराद क्या है। ठीक हो गया? यस सर। ठीक तो है। ये आपका एक पहला क्वेश्चन पहले Yes, सॉल्व, व्हाट इज सॉफ्टवेयर। फिर दूसरा होगा व्हाट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इसको आपने एक्सप्लोर करना है। यही क्वेश्चन जो सॉफ्टवेयर क्या है, तो आप वो जो दूसरे आपके हैंडआउट्स है वहां से भी पढ़ें, फिर नेट से पढ़ें, ये बात खत्म हो जाएगी। ये जो सॉफ्टवेयर है इसके डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर होता है इसको आपने एक लफ्ज याद रखना है, प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट जो हम सेल करते हैं, पैसे बटोरते हैं, कमाते हैं। मोहम्मद अली ने बड़े पैसे कमाने हैं इसमें से। ठीक हो गया? प्रोडक्ट कहनी है आपने इसको। अक्सर ये प्रोडक्ट का लफ्ज इस्तेमाल करेगा इस बुक में, तो इसका मतलब क्या होगा? ये किसकी बात कर रहा है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की, यानी कि या तो वो प्रोग्राम्स की बात कर रहा होगा या डाटा की बात कर रहा होगा जिसने डाटा स्ट्रक्चर्स में मेंटेन होना है, मैनेज होना है, और या वो डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहा होगा, उसके रिलेटेड जो टूल्स आउटपुट आपके पास निकला है। ठीक है? ओके सर। yes sir. वो प्रोडक्ट। अब ये जो सॉफ्टवेयर है इसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जो प्रोडक्ट हम डेवलप करके सेल आउट करते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ठीक है, उस पे वो बात करता है कि सॉफ्टवेयर जो है, पहली बात ये करता है प्रेसमैन के डेवलप होता है, या उसको आप कहते हैं इंजीनियर्ड होता है, इंजीनियर्ड प्रोडक्ट है ये। ठीक है, ये कभी भी इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना, इट्स नॉट अ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, इसकी डिटेल लिखी है उसने। फिर दूसरी प्रोडक्ट्स जो हैं इंजीनियरिंग की, वो मैन्युफैक्चर होती हैं, गाड़ी मैन्युफैक्चर होती है आपकी, ऐसे ही है ना? Yes sir. इसी तरह फिर वो एक और बात करता है कि जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं आम इंजीनियरिंग, दूसरी इंजीनियरिंग की जो प्रोडक्ट्स होती हैं, या सॉफ्टवेयर को दूसरी प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करें तो उनमें वियर एंड टियर होती है, यानी कि टाइम गुजरने के बाद वो उनमें प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही है ना? गाड़ी ये कितने दिन चलाएंगे, बाइक है, एक टाइम के बाद वो चीज नहीं रहती वो पहले दिन जो आपने ली थी। मेरा सॉफ्टवेयर जो प्रोडक्ट बनती है इसमें वियर एंड टियर नहीं होती। ओके सर। क्यों? इससे मुराद तो मुख्तसर ये है वन वर्ड डेफिनेशन में कि आज आपने बना के दी किसी के प्रोडक्ट, 10 साल वो चलाता रहे तो वो जो काम आज करती है वो 10 साल बाद भी वो काम करेगी उसी एक्यूरेसी के साथ। गाड़ी आज ली आपने 10 साल बाद वो उस तरह उस फॉर्म में नहीं होगी। ऐसी है ना? परफॉर्मेंस में फर्क पड़ जाता है। जी सर। अच्छा, तो मुख्तसर नहीं है कि इसमें वियर एंड टियर नहीं होती। फिर और इसमें वो जी बेटा,
सर जी मेरा एक क्वेश्चन था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, अगर जी इजाजत दें तो करूं? हाँ जी, आप अपना नाम बताएं और क्वेश्चन करें। क्वेश्चन सर करने के नंबर होते हैं। सर जी मेरा नाम खावर है, तो क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के स्टेप्स बताए हैं, तो हाँ उसमें हाँ मुझे सिर्फ ये एक्सप्लेन कर दें कि मेंटेनेंस क्या होती है, मेंटेनेंस को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। हाँ, वो ठीक हो गया। ये आप स्टेप कह लें, इनको हम आमतौर पे ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जुबान में फेजेस कहते हैं, फेजेस। ठीक है, और फेजेस से मुराद ये लेती ओके जाती सर। है कि सेट ऑफ रिलेटेड एक्टिविटीज, जिन आपस में जिनका कोई रब्त होता है, ऐसी एक्टिविटीज को मिला के हम एक फेजेस कह देते हैं। और अगेन जिस तरह मैंने कहा 6, 7, 8 भी हो सकती हैं, किसी ने इसको 10 फेजेस में भी डिवाइड किया है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को। लेकिन ओवरऑल ये सारी चीजें कवर, फर्ज किया कि मैंने 6 में कहा कि 100 डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं मिसाल के तौर पे, तो खावर कहता है नहीं 6 नहीं होती, ये 15 एक्टिविटीज होती हैं। लेकिन एक्टिविटीज वो जो 100 थी वो 6 में डिवाइड करने की बजाय इसने किस में डिवाइड कर दी है, 15 में लॉजिक के साथ डिवाइड कर दी है। तो ये डिफरेंस आएगा। अच्छा, अब आ गया क्वेश्चन इसका मेंटेनेंस का। मेंटेनेंस बेटा एक उस वक्त पीरियड शुरू होता है जब आप उनको डिप्लॉय करके दे देते हैं ना अपना सॉफ्टवेयर। ओके जी, प्रोडक्ट बना के दे दिया, 2 साल तक हम आपको दे देंगे, दे दिया, पैसे बटोर लिए आपने। उसके बाद जो फेज शुरू होता है वो मेंटेनेंस कहलाता है। ठीक हो गया। अब मेंटेनेंस में होता क्या है और कब तक चलता है ये फेज? जी ये चलता उस वक्त है कि अगर 20 साल तक उनके यहाँ वो सॉफ्टवेयर रन करता रहता है, इसका मतलब 20 साल तक मेंटेनेंस का फेज चलेगा। ठीक हो गया। होता क्या अब इसमें, होता यह है कि उनका कोई प्रॉब्लम आ जाता है उनको, जी उन्होंने जिस तरह कहा होता है कि सॉफ्टवेयर उस तरह से काम ना करे, तो लाजमी नहीं पहले दिन पकड़ा जाए तो वो टेस्टिंग में आप उसको ठीक कर देते हैं। ठीक है, वो पता ही नहीं चलता, वो साल बाद जाके चेक होता है कि वो हो इसमें तो ये प्रॉब्लम है, वो उस तरह से काम नहीं कर रहा जिस तरह से कहा गया था, तो इसे हम कहते हैं बग आ गया। क्या आ गया? बल्क। बल्क नहीं, बग आ गया। बग आ गया, एरर आ गई, डिफेक्ट आ गया। ठीक है, DOG। अगर हम पकड़े तो एरर है अपने वो डेवलपमेंट के दौरान, यानी कि टेस्टिंग के दौरान, उसको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, हमसे ना पकड़ा जाए, नालायकी से वो आगे चला जाए। ठीक है, और वो हमारा यूजर क्लाइंट पकड़े उसे, तो तो दैट इज फिर बग कॉल्ड, कहते हैं। फर्क है डिफेक्ट में और बग में, बात वही है। ठीक हो गया। अच्छा, बग अगर आ गया तो उसको रिमूव करना, दिस इज कॉल्ड मेंटेनेंस। सर ये वेयर मतलब दोबारा बता दीजिएगा, जी वेयर आउट से क्या मुराद है ये बता दीजिए। बेटा बताता हूँ, पहले मैं ये खत्म कर लूँ। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक तो ये है कि ये प्रॉब्लम आ गई है जो कि नहीं होनी चाहिए थी, तो उसको रिमूव करना, दिस इज कॉल्ड मेंटेनेंस। अगेन ये डेवलपमेंट वाले वो इश्यू वाले फेज में आ जाएगा। अब इसका एनालिसिस होगा, इसका डिजाइन सोल्यूशन निकलेगा, इसकी फिर वो ओके, पूरा प्रोसेस दोबारा गुजरेगा। नंबर 2, अब जो उन्होंने 5 काम कहे थे वो 5 काम तो कर रहे हैं, लेकिन साल 2 साल के बाद अब उनका एक छठा काम भी होना चाहिए सॉफ्टवेयर में, लेकिन वो जो नया काम आज आया, जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हुई थी उस वक्त नहीं था वो। अब चाहते हैं उसमें कोई चीज ऐड हो जाए सॉफ्टवेयर में। ठीक है, और जी जी सर। नई एडिशन है, दिस इज आल्सो कॉल्ड मेंटेनेंस, अपडेशन जिसे जी अपडेशन सर। कहते हैं इसको। ठीक है, वो सर जी एडिशन अगेन फिर इसमें ही वो एनालिसिस से गुजरेगी, डिजाइन से गुजरेगी, वो सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद फिर वो सॉफ्टवेयर का हिस्सा बनेगी। ठीक है, तो मेंटेनेंस का फेज लंबा चलता है। और मैं आपको वैसे बताऊं कि फर्ज किया कि आप जी सर। नया सॉफ्टवेयर बनाना शुरू किया है, तो अभी तो लोग इसे सॉफ्टवेयर नहीं बनवाते, तो ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाता है, कहता है कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सॉफ्टवेयर बना देता हूँ 5 माह में, आप मुफ्त में मार्केट की मशहूरी के लिए। ठीक है, तो आप मेरा सॉफ्टवेयर मेरे साथ तो बना लें, लेकिन मेरे साथ एग्रीमेंट करें कि इसकी मेंटेनेंस का जो है मैं जिम्मा उठाता हूँ आपका 10 साल का, लेकिन पर मंथ आपको मुझे 30,000 रुपया देना पड़ेगा। जो प्रॉब्लम आएगा मैं सॉल्व कर दूंगा, मैं प्रोडक्ट आपको फ्री दे देता हूँ, लेकिन आपकी मेंटेनेंस का जिम्मा भी मेरा है।
तो 10 साल के लिए मुफ्त है कि इसकी रोटियां लग जाएंगी अली की। बात समझ आई? जी सर जी और सर, एक ठीक और होगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बात बता देता हूँ आपको, जो एक्चुअल कास्ट आती है ना किसी भी सॉफ्टवेयर की, मेंटेनेंस की कास्ट उससे कई गुना ज्यादा होती है। याद रखना इस बात। जिन्होंने सॉफ्टवेयर रन जी करवाने सर। होते हैं ऑर्गेनाइजेशन ने, ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर लिया तो चलाना शुरू कर दिया, उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, उसमें चेंजेस करना पड़ेंगी। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो वो तो मेंटेनेंस की परमानेंट टीम हायर कर लेती हैं, उनके अपने लोग हों कि वो हर वक्त उनके पास अवेलेबल हो, परमानेंट एम्प्लॉइज होते हैं। अदरवाइज किसी ना किसी सॉफ्टवेयर हाउस से उनका एग्रीमेंट होता है मेंटेनेंस का कि आपने हमारी मेंटेनेंस जब प्रॉब्लम आएगी सॉल्व करके देनी है, ठीक है। या इस तरह का भी एग्रीमेंट होता है, जो प्रोडक्ट बनाता है तो वो कहता है जी आपको हम कंसेशन कर देते हैं बनाने में, लेकिन आप हमारे साथ ही एग्रीमेंट करें कि मेंटेनेंस भी हम ही करवाएंगे आपकी। वो सोर्स कोड ही नहीं देते, फिर एक्सी फाइल दे देते हैं, को अपने पास रखते हैं, जब भी प्रॉब्लम आती है वही सॉल्व करके देते हैं उनको। तो मेंटेनेंस में ज्यादा पैसे जनरेट होते हैं। ये ऐसा ही है कि डॉक्टर बन गया तो उसके बाद फिर उसकी प्रैक्टिस चल पड़ी है। ओके सर। अच्छा जी, हम आगे आते हैं। कहाँ एक और भी क्वेश्चन किया था, नहीं क्या पूछ रहा था? वेयर आउट का सर पूछा था। अच्छा शाजेब ने पूछा। अच्छा जी बेटा, सर। वेयर आउट होता है, आप जूता पहनते हैं ना, जी। प्रोडक्ट नहीं लिया आपने, कितने देर पहनेंगे? 100 साल चलेगा? नहीं। इसका मतलब उसमें वियर एंड टीयर का कंसेप्ट होता है, जी तोड़ फोड़ जिसे कहते हैं ना जी जी। उर्दू में। मेरा लेकिन सॉफ्टवेयर में तोड़ फोड़ नहीं होती। लेकिन सर अगर सॉफ्टवेयर जैसे जैसे टाइम गुजरता है, अगर पुराने वर्जन के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो नए सिस्टम को नहीं भी सपोर्ट करते हैं, तो ये वेयर आउट में नहीं आ नहीं, जाएगा? वो ये और चीज है ना, वो पुराने जी सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, उस सिस्टम में तो उसी तरह काम करेगा जिस तरह से है, सही है। वो तो नहीं चेंज होता ना, यानी कि उसकी परफॉर्मेंस नहीं चेंज होती। हम्म। वो तो आप वक्त के साथ साथ उसकी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए नए टूल्स अप्लाई करके तो उनको अपग्रेड करते रहते हैं ना, वो तो ज्यादा चीज है। जी सर। ठीक है, वो वियर एंड टीयर नहीं होती उसमें, इसका मतलब ये है। ठीक है, सही। तो जी आगे आए, हम आगे बात कर रहे थे, कहाँ से कहाँ चले गए हम। ये अच्छी बात है, ये देखें ना, बातों से बातें निकलती हैं, बात को समझते हैं आप। वियर एंड टीयर भी हो गया, और हाँ ये एक अच्छा कंसेप्ट है। वो कहता है, प्रेसमैन कहता है कि, ये नजर आ रहा है आपको, कि आल्दो के हम कस्टमाइज्ड ही करके देते हैं अपने कस्टमर्स को, ज़्यादा उसकी डिमांड होती है, उसके मुताबिक देना होता है, लेकिन एक ट्रेंड चल रहा है कि कंपोनेंट बेस्ड कंस्ट्रक्शन। अब ये टर्म है, इससे मुराद ये है कि आपने ऑलरेडी ये काम किया हुआ है किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, फर्ज बैंक के साथ ही किया हुआ है, तो आपको पता है कि एक मॉडल आपने अडॉप्ट किया था, पहले दफा आपने काफी मेहनत की थी। ठीक है, अब आपको पता है कि बैंक में आपकी एक्सपर्टीज डेवलप हो गई है, तो डिफरेंट बैंक्स जो है वो आपसे रब्ता कर रहे हैं कि हमारे लिए सॉफ्टवेयर तैयार कर दें। तो आप छोटे छोटे कंपोनेंट्स जनरलाइज किस्म के पैटर्न बना के रख लेते हैं, या बने बनाए मिल जाते हैं। मैंने किया तो एक पैटर्न बन गया। मेरी बात सुनने, लेट मी फिनिश फर्स्ट। ठीक हो गया? अच्छा, तो नेक्स्ट जब किसी के लिए बनाना है तो वो छोटा सा कंपोनेंट उठाया, उसमें थोड़ी सी चेंजेस की, नए सिरे से वो जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व करने के लिए मुझे एल्गोरिथम नहीं रखना पड़ा, वही पैटर्न मैंने उठाया, अडॉप्ट किया, यानी कि बनी बनाई चीज को रीयूज करना। दिस इज कॉल्ड कंपोनेंट बेस्ड। सर जैसे टेम्पलेट होता है। जैसे टेम्पलेट कह लें आप, असल में हम पैटर्न इस्तेमाल करेंगे लफ्ज इसमें। पैटर्न्स होते हैं पहले से, उन्हीं को फॉलो कर लेते हैं, फिर उनमें थोड़ी सी चेंजेस करके कस्टमाइज कर लेते हैं उनको। ठीक है जी सर। और कुछ कहना चाह रहे हैं या पूछना चाह रहा है बंदा? अच्छा, इसमें फिर हम आ जाते हैं इंजीनियरिंग। क्या इंजीनियरिंग को यहाँ इन्होंने डिफाइन नहीं किया। मैं चाह रहा हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन पे मैं आ जाऊँ। अभी हमने सिर्फ सॉफ्टवेयर डिफाइन किया है, और ये आगे डेफिनेशन है। ये क्लिक किया मैंने। सॉफ्टवेयर डिफाइन किया है, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होती है वो आपने करना है काम उस पर। ठीक है, फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात की है सॉफ्टवेयर के। फिर आप एक और काम करेंगे, वो भी आपकी असाइनमेंट है, कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सॉफ्टवेयर।
इंपॉर्टेंस क्या है सॉफ्टवेयर की, ये टॉपिक है इसी का। या ऐसा ये बना लें, व्हाट आर द यूजेस ऑफ सॉफ्टवेयर इन आवर डेली लाइफ, इन आवर सोशल लाइफ, इन आवर कमर्शियल लाइफ। ओके सर। इससे इंपॉर्टेंस जनरेट होती है। ये एटलीस्ट 5 आपको यूजेस के आने चाहिए, लिखने आपने एक एक लाइन में या पॉइंट्स की फॉर्म में लिख लें ताकि आप एक्सप्लेन कर सकते हैं उनको। और ये नहीं है जो कॉपी पेस्ट करके, तो अच्छे तलाश करें, सुनने वाले को भी पता हो ये क्वेश्चन कभी भी जिंदगी में आपसे किसी बोर्ड में किसी सिलेक्शन में आपसे हो सकता है, इसके अच्छे वो वाले यूजेस बताएं जो उसके ख्वाबो ख्याल में भी ना हो, सुने खुश होकर सुने कि हाँ जी क्या कह रहे हैं आप, वो आपने तलाश करके रख लें एक दफा जिंदगी में एफर्ट करके अपने पास, इंशाल्लाह तो सर। आपकी भी जिंदगी आपकी। अच्छा, फिर हम आते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। हाँ ये आ गई डेफिनेशन। इससे पहले मैं इंजीनियरिंग को डिफाइन करना है, लेकिन इंजीनियरिंग को इसने सही तरह से डिफाइन नहीं किया। आप बताएं इंजीनियरिंग क्या होती है? सर जो कि हमें कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन देगा किसी प्रॉब्लम का। दोबारा बोलें जरा, शाबाश। सर वो टेक्निक या फिर वो मेथड जो हमें कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन दे किसी भी प्रॉब्लम का, चाहे वो सॉफ्टवेयर की मदद में हो या कोई भी हो। चलें, ये भी ठीक है किसी हद तक। सर एक डेफिनेशन मैंने पढ़ी थी ब्रिटानिका में, उसमें कहा के असूलों पर अमल पैरा हो के मुख्तलिफ मशीन्स बनाना और डिवाइसेस बनाना या कोई भी कारगर चीज बनाना। ये कौन बता रहा है? अनीक बता रहा है। जी जी सर मैं अच्छा बेटा, बताऊं? हाँ शाबाश, आप भी बताएं। सर मैं बताऊं, सर मैंने पढ़ा था कि मतलब इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं कि कॉस्ट को मद्देनजर रख के या उसकी जो जरूरत है उस चीज की उसको मद्देनजर रख के कि किस काम के लिए यूज होनी है, पहले उसका स्केच तैयार करके उस स्केच के मुताबिक उस चीज को बनाना। कोई डिवाइस है, कोई मशीन है, कोई सॉफ्टवेयर है, कुछ भी हो सकता है सर वो। ये बात ठीक है आपकी, लेकिन इन जितनी भी आपने कॉन्सेप्ट दिए ना, इनमें सबसे जो सही मतलब कह लें ज्यादा अपीलिंग कॉन्सेप्ट है वो यही है जो अनीक ने बात की है कि आप इस एक लाइन लिखें। पहले मैं एक लाइन लिखाता हूँ, एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज फॉर प्रोडक्टिव यूज। सर रिपीट करना। एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज फॉर प्रोडक्टिव यूज। लिख लिया आपने? सर साइंटिफिक नॉलेज, एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, उससे आगे समझ नहीं लगी, आवाज कट गई थी आपकी। फॉर प्रोडक्टिव यूज, प्रोडक्टिव यूज ठीक हो गया? मोहम्मद अली ठीक हो गया? यस सर। अच्छा, अब जो प्रोडक्टिव यूज है तो इसके नीचे एक और लाइन इसके आगे ये लिखी जा सकती है, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। ठीक है सर मैन्युफैक्चरिंग के डेवलपमेंट। यार, जनरल बात हम कर रहे हैं ना, अभी इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं। इनके प्रोडक्टिव यूज हम नहीं लिखना चाहते, हम लिखना चाहते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन या फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, या अपना मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं ना। ठीक है, प्रोडक्टिव यूज कर लें या कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए जो साइंटिफिक रूल्स अप्लाई करते हैं, नॉलेज अप्लाई करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड इंजीनियरिंग। ठीक हो गया? अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज इस्तेमाल करेंगे फिजिक्स से लेके कोई भी इंजीनियरिंग, जरा बात गौर से सुननी है, कोई भी इंजीनियरिंग हो तो बेटा उसके पीछे जो नॉलेज प्रोवाइड करने वाला रूल्स होते हैं, साइंटिफिक नॉलेज जो देते हैं, वो क्या कौन देती है? कोई साइंस देती है। ये बात याद रखनी है आपने। फिजिक्स और मैथ में साइंस होती है। हर इंजीनियरिंग के पीछे जो खड़ी होती है वो कौन खड़ी होती है? साइंस खड़ी होती है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स के पीछे क्या खड़ी है? फिजिक्स खड़ी है। इसका मतलब है कि वो वाली प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उस चीज की प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा? हमें साइंस के प्रिंसिपल, फिजिक्स के प्रिंसिपल अप्लाई करने पड़ेंगे। तो वो क्या कहलाएगी फिर? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। क्या कहेंगे? द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज ऑफ फिजिक्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट। ठीक है, तो वो क्या हो गई? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई। ठीक हो गया ना? यस सर। अच्छा,
अगर कोई मैकेनिकल कार का इंजन बनाना है तो उसके पीछे भी फिजिक्स खड़ी है। द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज ऑफ फिजिक्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन ऑफ द कार इंजन। तो ये मैं डेफिनेशन दे रहा हूँ ना, आप बना रहे हैं डेफिनेशन कॉन्सेप्ट को अच्छा करने के लिए। इस तरह सिविल इंजीनियरिंग भी देख लें तो उसके पीछे भी फिजिक्स ही खड़ी है, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, जो बहुत बड़े बड़े ब्रिजेस बनते हैं, तो उसके अंदर भाई मैथ का भी बहुत अच्छा रोल है। मैथ का भी रोल होता है, ठीक है, लेकिन बेसिकली प्रिंसिपल जो है वो फिजिक्स की सारे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। साइंस देगी ना, मैथ भी साइंस ही है। ठीक हो गया। पर कहीं ना कहीं मतलब हर साइंस की हर फील्ड यूज होती है किसी प्रोडक्ट में। हाँ, लेकिन जो मेन इस्तेमाल होती है वो उसके रिलेटेड ही फिर इंजीनियरिंग होगी ना। बेसिकली प्रोडक्ट डिटरमिन करती है कि आपकी इंजीनियरिंग की टाइप क्या है। इसका मतलब मोस्टली आप वहां से रूल्स लेते हैं उसकी रेलेवेंट साइंस से। अच्छा, अब हम अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को डिफाइन करना चाहें तो क्या डेफिनेशन होगी फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की? सर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ये डेफिनेशन होगी कि एक मुनज़्ज़म सिस्टमेटिक डिसिप्लिन के साथ कॉस्ट इफेक्टिव और इंजीनियरिंग अप्रोच के साथ सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होगी। शाबाश, ये जो अभी आपने ये बात ठीक है आपकी, इसकी तरफ हम बाद में आते हैं, लेकिन अगर हम अपने पास से लिखें तो हम कहेंगे द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, किस चीज का? ऑफ कंप्यूटर साइंस। किसके लिए? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर या फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है ना। इसका यही मोहम्मद अली, यही कॉन्सेप्ट बनता है ना। यस सर, यही बनता है सर एक मैं बताऊं। हाँ जी, आप नाम बताएं बेटा पहले अपना। मोहम्मद अहमद सर। जी मोहम्मद अहमद। सर इसमें हम ये प्रोसेस, इसमें हम यूजर रिक्वायरमेंट को एनालाइज करके फिर उसका डिजाइन बना के उसको उसकी मतलब उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन करके फिर टेस्टिंग करके जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, मतलब पूरा एक प्रोसेस के साथ उसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का नाम देते हैं। शाबाश, ये जो हमने आखिरी लफ्ज बोला था ना कि फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, तो डेवलपमेंट की बातें आपने मजीद खोल दी हैं। ठीक है, सही कह रहे हैं आप। मतलब हम तो मकसद करना चाहते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक नॉलेज, किस चीज का? ऑफ कंप्यूटर साइंस, द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस नॉलेज फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। चलें, ये और मकसद हो गई है, अब बात समझ आती है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में वो, अच्छा, अब वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऊपर आप पहले बयान कर चुके हैं क्या चीज है। तो एनालिसिस के लिए फिर सिर्फ एनालिसिस करना नहीं है, कंप्यूटर साइंस से टूल होने चाहिए ऐसे जिसकी मदद से आप क्या कर सकें? एनालिसिस कर सकें सिस्टम का। फिर कंप्यूटर साइंस आपको टूल मेथड दे जिसकी मदद से आप डिजाइन कर सकें। कंप्यूटर साइंस आपको टूल दे जिसकी वजह से आप कोड कर सकें। कंप्यूटर साइंस आपको टूल दे जिसकी वजह से आप टेस्टिंग कर सकें उसकी। कंप्यूटर साइंस टूल दे, प्रोटोकॉल दे जिसकी वजह से आप उसकी डिप्लॉयमेंट कर सकें। ठीक है, मेंटेनेंस भी कर सके। मेंटेनेंस करना तो वही मैंने कहा ना, फिर वो नए से शुरू हो जाएगा ना, एनालिसिस शुरू हो जाएगा मेंटेनेंस वाला काम। फिर जब आप उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो नए सिरे से डेवलपमेंट शुरू होगी ना। अगेन उसका एनालिसिस होता है, उसका अगेन डिजाइन होता है, उसका अगेन फिर कोड होता है, टेस्टिंग होती है, फिर यहाँ पे आके वो पुराने सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेशन होती है उसकी। ठीक है, इंटीग्रेशन के बाद फिर टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग के बाद फिर फाइनल हो जाता है तो प्रोडक्ट तैयार होकर फिर डिप्लॉय होती है। ठीक है, ओके फाइन। सर जब आपने बात की थी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के जो फेसेस हैं उनकी बात की थी, तो सर आपने इंटीग्रेशन का जो फेस है उसे नहीं अंदर कहीं डिफाइन किया। बड़ा इंटीग्रेशन दूसरा साइकिल आएगा ना। पहली दफा तो चल रहा है, बन रहा है ना आपका सॉफ्टवेयर, एक गो में बन गया, लेकिन सर जब हम बना रहे होते हैं तब भी तो हम उसे इंटीग्रेट करते हैं, मॉड्यूल्स के अंदर डिफाइन करते हैं। वो नहीं तो वो चल रहा होता है ना आपका, वो तो ठीक है। अब तो एक प्रोडक्ट आपके पास बनी हुई है ना, तो उसमें बड़ा कुछ चेंज करनी है या चीज ऐड करनी है, तो जो नई चीज ऐड करनी है वो बकायदा बनती है, डेवलप होती है। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगेन ये जो उसकी डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है कि वो क्या नई चीज रिक्वायरमेंट है उनकी। बाज का तो आप
जो ऑलरेडी कोड होता है उसी को रीयूज कर लेते हैं मेंटेनेंस में, एक नई क्लास बना लेते हैं, चाइल्ड क्लास बना के, तो उससे वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन बाज का तो आपको एक नई बिल्कुल नया ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है उसमें, ठीक है ना। फिर एग्जिस्टिंग कोड के साथ उसको आपको इंटीग्रेट करना होता है, नई प्रोडक्ट बन, यानी कि अलग से एक नई प्रोडक्ट बनती है, बाज का छोटी प्रोडक्ट बनती है आपकी, ठीक है। और पहली वाली प्रोडक्ट के साथ तो इंटीग्रेट होती है फिर वो, ठीक है। इंटीग्रेशन इटसेल्फ एक फेज है, सेट ऑफ एक्टिविटीज का मजमूआ। यहां तक बात आपको हम बात कर रहे थे बेसिकली इंजीनियरिंग क्या है, वहां से हमने एक कॉन्सेप्ट उठाया कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि ये प्रेसमैन ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन कैसे की है, कौन सी डेफिनेशन को, इसको पढ़ना है आपने बड़ी अच्छी तरह से, इसने जो कुछ लिखा है इधर। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो फिर मुझसे पूछना है, मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ, उसने कोई कोट की होगी इधर IEEE की डेफिनेशन। मेरा ख्याल है ये की है उसने कोट, हाउ डू वी डिफाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। और ऊपर भी सारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बहस की है उसने, वो सारा कुछ पढ़ना है आपने। सर ऊपर भी एक कोट हुई थी डेफिनेशन, ये सर ये लेकिन ज्यादा, हाँ ज्यादा डेफिनेशंस हैं, मैं हम डायरेक्ट इस पे आ जाते हैं। IEEE 30 है, और देखिएगा व्हाट इज IEEE, ये भी आपको पता होना चाहिए IEEE क्या है, ठीक है जी। ये लिख लें व्हाट इज IEEE, सिर्फ आपको पता होना चाहिए क्या चीज, किस ब्लॉक का नाम है। इनकी वो डेफिनेशन कोड करता है, जरा पढ़ें क्या लिखा है उसने। अहमद आप ही पढ़ लें। Sir, the software engineering, the application of systematic, disciplined, quantifiable approach to the development, operation, and maintenance of software. That is the application of engineering to software. The study of approaches as in one. यानी कि IEEE ने 2 पॉइंट्स में इसकी डेफिनेशन दी है, दोनों को मिला के। नंबर 1, द एप्लीकेशन ऑफ ये जो चीज है ना, सिस्टमैटिक, डिसिप्लिन एंड क्वांटिफाइएबल, ये जो साइंटिफिक अप्रोच होती है बेटा, वो होती है सिस्टमैटिक, डिसिप्लिन और क्वांटिफाइएबल, जिसको मेजर किया जा सकता है, ठीक है। तो इसकी जगह पे अगर आप लफ्ज इस्तेमाल कर लें साइंटिफिक अप्रोच, तो बात बनती है कि नहीं बनती अहमद? Yes, sir. क्या कहेंगे आप? द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक अप्रोच, ठीक है। Yes, sir. किसके लिए? टू द डेवलपमेंट, डेवलपमेंट किसकी? ये जो मैंने हाईलाइट किया, हाँ शाबाश, हाईलाइट किया, इसको छोड़ दें। Of software. एप्लीकेशन ऑफ Scientific approach to the development of software. हाँ वही बात हो गई। हमने क्या कहा था? एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, या डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर, ठीक है ना? Yes, sir. इसने उसको ज्यादा अच्छे अंदाज में बताया है। हमने तो एक झटके लिहाज नाल पंजाबी कॉन्सेप्ट, ताकि आप पे बैठ जाए, मसलत हो जाए, कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। अब इन ये जो अल्फाज के गोरख धंधों में ना पड़े आप, इसलिए वो दिया है ताकि पहला वो बैठे, बाद में अब आप इसको भी कर सकते हैं। उसने ज्यादा अच्छे अंदाज में ये बात बता दी है, उसका बयान करने का अंदाज ज्यादा अच्छा है हमसे, लेकिन हमने जानबूझ के वो आपको कॉन्सेप्ट दिया ताकि वो पहले आपके दिमाग में नथी हो जाए, वही याद रहेगा सारी जिंदगी आपको। लेकिन इसने ये बात किया कि सिर्फ डेवलपमेंट नहीं, बल्कि ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस, यानी कि वो तमाम काम। सही, डेवलपमेंट में दोनों चीजें आ जाती है ना, ऑपरेशन भी आ जाते हैं, मेंटेनेंस भी आ जाती है, हाँ जी शाबाश, आ जाती है। लेकिन उसने और ज्यादा उसको क्लियर कर दिया, ठीक है, आप सही कह रहे हैं। लेकिन जब हम आप IEEE का करेंगे तो फिर हम अपने अल्फाज नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम उसी के करेंगे, ठीक है। आगे कहता है दैट इज, पंजाबी में इसे कहते हैं यही तो है, द एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टू द सॉफ्टवेयर, यानी कि यही तो है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और 2 में कहता है द स्टडी ऑफ अप्रोचेस एज इन वन, और तमाम किस्म की वो स्टडी करना जिनका तल्लक हमने ऊपर बयान कर दिया 1 में, यानी कि ये सारा काम करने के लिए और फर्दर स्टडी करना, इसको इम्प्रूव करने के लिए,
और नए टूल बनाना, वो भी सारा कुछ इसी में आएगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, इससे मुराद ये है। ठीक हो गया? यस सर। अच्छा, ये उसने पता नहीं क्या अप्लाइड बाय वन सॉफ्टवेयर टीम बाय द, ये पढ़िएगा क्या लिखा है, अगर प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछिएगा। ये उसकी डेफिनेशन आ गई। अब आपने क्या करना है कि आपने बेटा नेट से और डेफिनेशन, या यहाँ उसी बुक से या जो हैंडआउट्स दिए हैं वहां से भी उसने डेफिनेशंस दी हैं इसकी, कम से कम 2 और डेफिनेशन तलाश करें आप डिफरेंट अथॉरिटीज की, और फिर एंड पे अपनी डेफिनेशन बना के वो सारी जिंदगी याद रहेगी आपको। सर ये जो लास्ट पे लाइन लिख रहा है, कह रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ लेयर्ड टेक्नोलॉजी, इसका मतलब जो फेसेस हमने डिफाइन की उसी की बात कर रहा है। कहाँ पे लिखी है बात ये? सर ये एंड येट वाला पैराग्राफ है, उसके नीचे पैराग्राफ, इंजीनियरिंग को लेयर टेक्नोलॉजी यस कहते हैं, बिल्कुल सही कह रहा है वो। जो डिफरेंट फेसेस लेयर्स हमने में काम डिफाइन होता किए है, उसकी बात कर रहा है। नहीं डिफरेंट लेयर्स में काम होता है ना, ठीक है। जी, इसमें जी, टूल्स जी, है, जी, प्रोसेस है, मेथड्स है, ठीक है, ये वाली बात है। प्रोसेस कहाँ पे होंगे, मेथड्स कहाँ पे होंगे, टूल्स का रोल हेल्पिंग रोल होगा, इस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह, ठीक है। व्हाट इज लेयर टेक्नोलॉजी से मुराद क्या, इसकी डायग्राम में उसने बनाई होगी, ये वाली चीज है, ये है लेयर टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट सारा। ये इसका पूरा लेक्चर इसका अगेन होगा इस पे, ये इससे क्या मुराद है, ठीक है। अच्छा, यहां तक बात आ गई, यहां तक बात आ गई ना आप? ओके, अब आप हाँ यहाँ पे इस पे करें काम, फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह फर्दर बात करेंगे आप। जी अस्सलाम वालेकुम। जुनैद ने, तो आप भी इसमें देखें, जो बातें आपको कही हैं पहले तो आप वो कवर करें, उसके अलावा भी चीजें देखें, कुछ चीजें हमने नहीं करनी इस चैप्टर में। इस तरह वो हैंडआउट्स भी आपको मैंने दिए हैं, वो भी पढ़ें। वो फखर लोधी साहब के बड़ी अथॉरिटी है पाकिस्तान में, मेरी नजर में तो, चूंकि उस्ताद होने के नाते मैं समझ सबसे बड़ी अथॉरिटी वही है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। ओके सर, ओके, अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह सर।